हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को और आगे ले जाते हैं और शुरू करते हैं आज उत्तराखंड जीके पार्ट 79। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है उत्तराखंड जीके की। यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम्स हो चाहे यूके पीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये टेस्ट सीरीज आपके लिए। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, बाकी गारंटी तो नहीं दूंगा, क्योंकि गारंटी तो ज़िंदगी भी की भी नहीं होती दोस्तों। ज़िंदगी भी हमारी अनुमान पे चलती है, तो गारंटी देना यहाँ पे उचित नहीं होगा। ठीक है, तो 79 पार्ट में हम पहुँच चुके हैं। जल्दी ही हम शतक लगाएंगे दोस्तों, और इस शतक का बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। जल्दी 100 भाग हो जाएंगे इस सीरीज़ के। और साथ ही फिर से मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, नए लोग जो हैं उनको बताना चाहूँगा, पुराने लोग तो बोर हो चुके होंगे मेरी बात सुनकर हमेशा, कि मैं बोलता हूँ 3 टेस्ट सीरीज हमेशा फॉलो करनी है आपने उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। पहला है आपका यूके जीके टेस्ट सीरीज, जिसका पार्ट 79 है। दूसरी सीरीज हमारी कौन सी, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, जनरल हिंदी टेस्ट सीरीज। और तीसरा हमारा जीके टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये 3 टेस्ट सीरीज आप फॉलो करते हैं तो मान के चलिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो रही है। और साथ ही इनमें अगर आप 15 प्लस स्कोर करें तो आप बहुत करीब हैं सफलता के। बस निरंतरता बनाए रखें और अपने आत्मविश्वास को आसमान तक पहुंचाना है। मान के चलिए एग्जाम आपका है। ठीक है, तो आज भी शुरू करते हैं। चलिए 79 भाग में अच्छे अच्छे क्वेश्चन छुपा के लाए हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का बोध गया किस स्थान को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोध गया तो देखिए दोस्तों, कौन सा प्लेस है जहाँ पर हमारे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बोल सकते हैं हम गौतम बुद्ध जिनका वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ को जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, उस प्लेस को बोध गया कहा गया। ठीक है, बोध गया कहा गया। तो अब उत्तराखंड में भी एक बोध गया है दोस्तों, और इस बोध गया पर एक आदमी ने तपस्या की थी। ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, क्या नाम था, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी उत्तराखंड यात्रा के दौरान काकड़ी घाट नामक प्लेस पे एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी दोस्तों, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से हमारा जो काकड़ी घाट है, इसको उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। अब काकड़ी घाट दोस्तों किस जनपद में पड़ता है, तो अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। ठीक है, और काकड़ी घाट किस नदी के तट पर स्थित है, तो काकड़ी घाट हमारा कोसी नदी के तट पर स्थित है। अल्मोड़ा में देखिए दोस्तों 2 काकड़ी घाट है, ध्यान रखेंगे। एक तो ये कोसी नदी के तट पर है, और एक काकड़ी घाट अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है, जहाँ पर सरयू और पनार नदी का संगम भी होता है। कन्फ्यूज नहीं होना है। उत्तराखंड में आपको देखिए दोस्तों वरीयस ऐसे प्लेस मिल जाएंगे ना, जहाँ पर एक नाम के अलग अलग गाँव, मतलब बहुत से गाँव होते हैं एक नाम के। ठीक है, जैसे रामपुर एक जगह होगा तो दूसरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलते हैं। तो बहुत से ऐसे नेम होते हैं दोस्तों, कॉमन नेम होते हैं जो अलग अलग जगहों पे प्रचलित हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है काकड़ी घाट भी 2 हैं, लेकिन दोनों अल्मोड़ा में है, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो काकड़ी घाट में स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और काकड़ी घाट उत्तराखंड का बोध गया। स्वामी विवेकानंद जी की कुमाऊं यात्रा को जरूर वॉच करें दोस्तों, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मैंने दिया है। गांधी जी की कुमाऊं यात्रा और स्वामी विवेकानंद जी की कुमाऊं यात्रा, सभी फैक्ट उसमें देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किससे है। तो वंदे मातरम योजना किससे रिलेट करती है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु ये एक योजना चलाई थी गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है वंदे मातरम योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघदूत का कुमाऊनी पद्य में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो मेघदूत का दोस्तों कुमाऊनी भाषा में पद्य अनुवाद किया था, पद्य रचना की थी, और ये अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे ऑप्शन ए लीलाधर जोशी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर इसका, लीलाधर जोशी ने मेघदूत का कुमाऊनी पद्य में अनुवाद किया था। ठीक है, पद्य रचना गद्य रचना तो समझते हैं ना आप। पद्य रचना स्पेशली जो होती है, बोला था किसको, काव्य रचना को। ठीक है, गद्य रचना में सभी चीज़ें आ गई। गद्य रचना में क्या क्या आ गया, कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सभी गद्य रचना है। पद्य रचना में जो हमारी कविताएं होती हैं, ठीक है, ये सभी आ जाती हैं काव्य रचनाओं में। तो कुछ सिंपल है, कभी कभी समझना चाहिए आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत परेशानी होती है, मेरे को जितने मैसेजेस वगैरह प्राप्त होते हैं ना फेसबुक पेज पे, देखता हूँ मैं। सामान्य हिंदी जो 20 नंबर की आती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इंग्लिश मीडियम, जिन्होंने बचपन से इंग्लिश मीडियम पढ़ा और ग्रुप सी के मैदान में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमारे हिंदी भाषी छात्रों को। और हिंदी भाषी छात्रों को बोलना चाहूँगा दोस्तों, तो आप उत्तराखंड और जीके अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका सिलेक्शन सबसे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इंग्लिश मीडियम वालों से निकलने से। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के मुकाबले हिंदी मीडियम वालों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम में निकलने के लिए। कण्वा आश्रम किस जनपद में स्थित है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कण्वा आश्रम। ठीक है, बहुत फेमस भी रहा दोस्तों। कण्वा आश्रम में ही हमारा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग हुआ था, यहीं पे भरत का जन्म होता है,
और बोला था कि उसी भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। और कण्वा आश्रम की बात करते हो तो ये किस जनपद में है दोस्तों, पौड़ी जनपद में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कण्वा आश्रम किस जनपद में, पौड़ी में। और कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो ये दोस्तों मालनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, मालनी, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो देश का बोले दोस्तों ये पहला एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय था, 1960 में स्थापित हुआ था। और ये स्थापित कहाँ पे हुआ था, पंतनगर में, जिसको हम जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। बाद में नाम चेंज किया गया इसका। और आपको ध्यान रखना है एग्रीकल्चर का पहला स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज नहीं बोलेंगे यहाँ पे, यूनिवर्सिटी, माफ कीजिएगा, यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है। अगला देखिए गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो गढ़वाल समाचार से देखिए हमने महत्वपूर्ण जितने पॉइंट बनते हैं गढ़वाल के जन जागरण में मैंने आपको दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे। गढ़वाल समाचार देखा जाए तो गढ़वाल क्षेत्र का पहला समाचार पत्र था दोस्तों, ठीक है। लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है, इससे पूर्व 1901 में टिहरी रियासत में एक पत्र निकल जाता है जिसको हम बोलते हैं रियासत ए टिहरी नाम से एक पत्र निकलता है, जो कि गजट था, उसमें केवल सरकारी सूचनाएं छपती थी राजा महाराजाओं की। लेकिन देखा जाए तो औपचारिक रूप से गढ़वाल का पहला समाचार पत्र 1902 में निकला, गढ़वाल समाचार। किसने निकाला, गिरजादत्त नैथानी जी ने निकाला है 1902 में, ठीक है। और गढ़वाल समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था, राइट आंसर इसका पौड़ी से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पौड़ी से प्रकाशित होता था। राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम क्वेश्चन फंसा था एक यहाँ से, 2006 में पतंजलि विश्वविद्यालय वाला बना था ना क्वेश्चन, डीम्ड विश्वविद्यालय कब दर्जा मिला। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल यूपी ट्रिपल एससी। तो राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय है दोस्तों जिसको 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय, जैसे हमारे बहुत सी ऐसे कॉलेजेस हैं दोस्तों या यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो स्टेट लेवल के होते हैं, जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये सभी क्या है, ये हमारे राज्य के विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, ना कि केंद्रीय। केंद्रीय विश्वविद्यालय बात करें तो HNB गढ़वाल, जो हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय है, इसको 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब केंद्र द्वारा मान्यता जिसको प्राप्त है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा इग्नू है, इग्नू हमारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इग्नू भी दोस्तों एक केंद्रीय हमारा मुक्त विश्वविद्यालय है। जैसे हम कंपैरिजन करते हैं उत्तराखंड UOU, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, वो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, जबकि इग्नू हम देखेंगे तो ये सेंट्रल लेवल की एक ओपन यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 2009 में। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न इतनी बार पूछी जा चुकी है पुस्तक, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट टाइम पूछा गया था कि पातीराम जी ने इस पुस्तक को किस भाषा में लिखा था, या गढ़वाल पे जो ये पुस्तक लिखी गई थी किस भाषा में थी। तो साफ पता चल रहा है टाइटल से ही, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक है, ये किस भाषा में होगी, अंग्रेजी भाषा में ना, टाइटल से ही तो पता चल जा रहा है किस भाषा में। तो बहुत सिंपल हो गया था क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है। तो मसूरी मेडले दोस्तों ये पुस्तक है प्रोफेसर गणेश सैली जी की, ऑप्शन 20 का सही आंसर है प्रोफेसर गणेश सैली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कत्यूरी शासनकाल में घट्टपाल कौन था। अच्छा क्वेश्चन है। तो कत्यूरी शासनकाल में देखिए दोस्तों विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं, ठीक है, घट्टपाल, वर्मपाल, बहुत से नाम हैं। अगर आप देखेंगे कत्यूरी शासन या कत्यूरी इतिहास को अच्छे से, प्रशासनिक इतिहास उनका अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमने पढ़ा था, देखिए हमारा जो कोर्स चल रहा है उत्तराखंड का, उसमें हमने बताया था जो घट्टपाल था, घट्टपाल कौन था दोस्तों, ये एक गिरिद्वार रक्षक था, ठीक है, गिरिद्वार रक्षक। तो कत्यूरी शासन काल में एक पोस्ट बनाई गई थी घट्टपाल की, और इसका काम उस समय देखिए दोस्तों जो पर्वतीय भाग होते थे ना, पर्वतीय भाग में दर्रे होते थे, पासेज, तो पासेज से होकर व्यापार वगैरह किया जाता था, भोटिया व्यापारियों के द्वारा, अन्य व्यापारी भी जाते होंगे। इन पासेज पर चौकियाँ होती थी और इन चौकियों पर हमारा कौन सा अधिकारी होता था, घट्टपाल होता था, ठीक है। यानी कि जो पासेज थे, पासेज का ऑफिसर था, गिरिद्वार रक्षक था ये। गिरि मतलब पर्वत, द्वार, गिरि का द्वार, जो दर्रे होते हैं उनको गिरिद्वार ही कहा जाता है ना, तो उसका रक्षक था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया के लेखक कौन थे। तो हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है दोस्तों न्यूज़ इन इंडिया, एंड इसके जो राइटर हैं वह हैं जॉब फ्रांसिस वाइट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, जॉब फ्रांसिस वाइट वो राइटर हैं न्यूज़ इन इंडिया, ठीक है। और कहाँ पे बेस्ड है, हरिद्वार पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है बहुत से लोगों के लिए पहली बार सुना हुआ नाम भी रहेगा ये। लवसना कहाँ पे स्थित है, ठीक है, लवसना। देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट का ड्रीम होता है यहाँ पर पहुँचने का, लवसना, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, ठीक है, या लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जहाँ पर भारत की सबसे टॉप मोस्ट जो नौकरशाही पोस्ट है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो बंदे होते हैं, जो निकले हुए कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, और ये मसूरी में स्थित है दोस्तों, लबसना। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल चावल घाटी कहाँ पर स्थित है? तो लाल चावल घाटी, देखिए उत्तराखंड में कुछ ऐसी ऐसी घाटियाँ हैं दोस्तों जो यूनिक हैं। लाल चावल घाटी कहाँ पे है, नेलांग घाटी कहाँ पे है, हेवल घाटी कहाँ पे है, ठीक है। फूलों की घाटियाँ भी कई टाइप की हैं हमारी, एक तो मेन फूलों की घाटी हुई चमोली वाली, उसके अलावा भी मांझीवन फूलों की घाटी, कुछ ऐसी घाटी। जल्दी इस पर एक स्टैटिक टॉपिक आपको दूंगा मैं, अलग अलग जो घाटियाँ हैं कहाँ पे हैं, ठीक है। तो लाल चावल घाटी की हम बात करते हैं तो ये उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस घाटी में जो चावल होते होंगे लाल चावल होते होंगे, इसलिए लाल चावल घाटी इसको कहा जाता है, ठीक है, उत्तरकाशी में। अगला देखिए, राजकीय वेधशाला 1954 से स्थित है। तो राजकीय वेधशाला 1954 में बनी थी दोस्तों, ठीक है, मतलब ये ट्रांसफ़र हुई थी एक हिसाब से। और राजकीय वेधशाला 1954 से हमारा कहाँ पे स्थित है वर्तमान समय में? नैनीताल में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नैनीताल में स्थित है राजकीय वेधशाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बद्रीदत्त पांडे जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे हम जानते हैं महान व्यक्ति हैं उत्तराखंड के इतिहास में, जिन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी उत्तराखंड के खासकर दो आंदोलनों में, एक तो जंगलात आंदोलन और दूसरा कुली बेगार आंदोलन। कुली बेगार आंदोलन में तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुली बेगार आंदोलन को सफल बनाने के बाद इनको एक उपाधि भी मिली, जिसको हम जानते हैं कुमाऊं केसरी, ठीक है। कुमाऊं केसरी की उपाधि ऐसे ही नहीं मिली थी इनको, कुमाऊं केसरी की उपाधि पाने के लिए इन्होंने उत्तराखंड की धरती से कुप्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, कुली बेगार प्रथा, ठीक है। और बद्रीदत्त पांडे जी के जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि बद्रीदत्त पांडे दोस्तों गरम दल के नेता थे। कैसे नेता थे? गरम दल के, ठीक है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो गरम दल के नेता होंगे तो गरम दल के नेताओं का ज़्यादातर जो हमारा रुझान होगा वो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जो उस समय के अन्य नेता थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इनकी तरफ होगा। नरम दल के नेता जो थे वो फॉलो करते थे हमारा महात्मा गांधी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, उसके साथ साथ हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। आपको ये याद रखनी चीज़ें। तो गोपाल कृष्ण गोखले अगर मैं बात करता हूँ तो ये उत्तराखंड के एक व्यक्ति के राजनीतिक गुरु थे, जो कि संयुक्त प्रांत का पहला मुख्यमंत्री बनता है, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत उदारवादी धारा के नेता थे, जबकि बद्रीदत्त पांडे गर्म विचारधारा या उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे दोस्तों, ठीक है। तो इनके राजनीतिक गुरु थे बाल गंगाधर तिलक। देखिए बद्रीदत्त पांडे जी ने ना बाल गंगाधर तिलक से अलग अलग टाइम पे भेंट भी की थी दोस्तों, और फाइनली जब फोर्थ टाइम ये मिलते हैं बाल गंगाधर तिलक से, बद्रीदत्त पांडे, तो बोलते हैं एक स्टेटमेंट, आज मेरी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है उस समय का। निम्न में से किस ग्रंथ में काली नदी को श्यामा कहा गया है? ठीक है, अभी तक तो आपने पढ़ा कि श्यामा नदी किसको बोला गया है, आज आप ये जानेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि कौन सा ग्रंथ है जिसमें काली नदी को श्यामा कहा गया। देखिए दोस्तों, काली नदी जो है सबसे लंबी नदी है राज्य की। काली नदी एक प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है भारत और नेपाल के मध्य। काला पानी का जो अभी उद्गम क्षेत्र है, काला पानी क्षेत्र लिपुलेख के आसपास, ये विवादित क्षेत्र है। भारत नेपाल में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके लिए, ठीक है, आज की डेट में करंट अफेयर्स की हम बात करें। और ग्रंथ की बात करते हैं जिसमें काली को श्यामा कहा गया, तो ये स्कंद पुराण है, ठीक है, ऑप्शन सी। स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा बोला गया है और इसके जल को अपवित्र बताया गया है। यानी कि अपवित्र का मतलब ऐसा नहीं कि पी नहीं सकते, अपवित्र का मतलब ये जल देवताओं पर अर्पित नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन और एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये रुड़की में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, रुड़की में स्थित है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में सर्वप्रथम आज़ाद पंचायत का गठन कहाँ पर हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ाद पंचायत, ठीक है। उत्तराखंड का जब हम इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों तो आज़ाद पंचायत का नाम आता है। उत्तराखंड की धरती में देखिए दोस्तों 1911 के पश्चात वन आंदोलन काफ़ी तीव्र हो गए थे, और इसी क्रम में हम टिहरी रियासत में भी जब पहुँचते तो वहाँ पर भी थोड़ा वन कानून और जो टिहरी में राजशाही ने वहाँ पे वनों पर लगाम लगा दी थी, तो लोग काफ़ी खपा हुए थे। और एक प्लेस था दोस्तों रवाई, ठीक है, रवाई प्लेस के लोगों ने बोला भैया जो हमारे ये वनों के नियम है गलत हैं, इसलिए उन लोगों ने एक आज़ाद पंचायत का गठन किया दोस्तों 1930 में, ठीक है, 1930 में। सबसे पहले उत्तराखंड में बोला जाए आज़ाद पंचायत कहाँ पर गठन हुई, तो रवाई में गठित होती है 1930 में। और आज़ाद पंचायत दोस्तों यहीं पर 1930 में ही फिर उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होगी। उत्तराखंड का जलियांवाला कहते हैं जिसको, हमारा रवाई कांड जो होता है तिलागढ़ के मैदान पे, ठीक है। 1930 में आज़ाद पंचायत गठित होती है, वन कानूनों का विरोध कर रही है पंचायत, और
30 मई 1930 की घटना है। तिलाड़ी मैदान में आज़ाद पंचायत के लोग आराम से शांतिपूर्वक सभा कर रहे होते हैं। नरेंद्र शाह हमारा यूरोप के ट्रिप पे गया है। उस समय जो दीवान होता है चक्रधर जुयाल यहाँ पे दल बल के साथ आ जाता है और निहत्ती जो भीड़ थी वहाँ पर उन पर गोलियाँ चला देता है। और बोला था कि तिलाड़ी मैदान में 200 ऐसे एरिया में बसा हुआ था जिसके पिछली तरफ यमुना नदी प्रवाहित हो रही थी। भगदड़ मच गई लोगों में, तीनों तरफ से लोगों को घेर दिया, चौथी तरफ नदी थी। लोग क्या करते, कुछ गोलियों से मारे गए, कुछ हमारे नदी में बह गए उस समय, ठीक है। तो इसलिए चक्रधर जुयाल को टिहरी का उत्तराखंड का जनरल डायर भी बोला जाता है, क्योंकि गोली चला दी इसने। लेकिन राजा का इसमें कोई हाथ नहीं था, ऐसा भी बोला जाता है, क्योंकि राजा भैया अपना कहीं विदेश गया हुआ था, नरेंद्र शाह, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी बातें थी, लेकिन ये उत्तराखंड इतिहास में एक काला दिन हमारा हो गया 30 मई 1930 काला दिवस के रूप में देखा जाता है हम इसको, कि इतनी बड़ी नृशंस घटना हुई थी यहाँ पे और काफ़ी इसमें निर्दोष लोग मारे गए सभी यहाँ पे टिहरी कांड में। इसलिए टिहरी को जो हमारा, माफ़ कीजिए, जो हमारा रवाई है दोस्तों, रवाई या तिलाड़ी के मैदान को हमारा टिहरी का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। इसी कांड को 30 मई 1930 वाले को, और साथ ही जनरल डायर बोला जाता है किसको, चक्रधर जुयाल को, जो कि दीवान था उसमें हमारा नरेंद्र शाह का, ठीक है। दीवान मतलब उसमें एसपी डीएसपी टाइप की रैंक होती। तो आपको याद है ना, आज़ाद पंचायत यहाँ पे कहाँ पे गठित हुई थी। उसके बाद तो आज़ाद पंचायत बहुत जगह पे गठित हो जाती है, जैसे ये कांड होता है। फिर हमारे सकलाना में हो जाती है, उसके बाद हमारे टिहरी में ही हो जाएगी, कीर्ति नगर में हो जाएगी, बहुत जगह पे हो जाती है फिर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंशियारी का प्राचीन नाम क्या था। तो मुंशियारी देखिए बहुत ही एक खूबसूरत हिल स्टेशन है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस जनपद में स्थित है, ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है मुंशियारी, ठीक है। और मुंशियारी का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो था तिक्सेन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, तिक्सेन इसका प्राचीन नाम है। मुंशियारी दोस्तों जाना जाता है भोटिया तिब्बत व्यापार हेतु भी, उसमें एक महत्वपूर्ण स्पॉट था ये धारचूला की तरह। आज भी अगर आप मुंशियारी विजिट करेंगे दोस्तों तो मुंशियारी में आपको बहुत से भूटांतिक परिवार देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है मुंशियारी तिक्सेन। मुंशियारी में देखिए दोस्तों एक हमारा बुग्याल भी स्थित है दोस्तों, आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो मुंशियारी क्षेत्र में बुग्याल कौन सा है हमारा ये बुग्याल है खलिया टॉप नामक एक बुग्याल भी है यहाँ पे, बहुत फेमस है, बहुत यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। खलिया टॉप बुग्याल कहाँ स्थित है, तो मुंशियारी में। लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का, राज्य के किस मुख्यमंत्री ने दीक्षित आयोग का गठन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीक्षित आयोग भैया कौन सा था। कौशिक आयोग तो हमने पढ़ा, कौशिक समिति मुलायम सिंह यादव ने बनाई पृथक राज्य के लिए। दीक्षित समिति या दीक्षित जो आयोग बना था कब बना भैया ये, तो दीक्षित आयोग बनाते हैं दोस्तों हमारे पहले चीफ मिनिस्टर नित्यानंद स्वामी जी, ठीक है। नित्यानंद स्वामी जी के द्वारा पहली बार राजधानी पर विचार करनी है। तो क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य बना दोस्तों 9 नवंबर 2000 को, तो उत्तराखंड की उसमें अस्थाई राजधानी बनाई गई, ठीक है। अस्थाई राजधानी कहाँ पे बनाई गई, हमारी देहरादून में। इसके बाद देखिए दोस्तों स्थायी राजधानी का मुद्दा गर्म हो गया, यानी कि गैरसैंण को पहले यूकेडी हमारा स्थायी राजधानी घोषित कर चुका था। गैरसैंण का नाम बदलकर 1992 में चंद्रनगर भी रख दिया था यूकेडी वालों ने, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नित्यानंद स्वामी एक आयोग बनाता है, दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग दोस्तों गैरसैंण का पूरा यहाँ पे सर्वे करता है और सर्वे के बाद रिजेक्ट कर देता है। दीक्षित आयोग बोलता है भैया देहरादून में ही राजधानी बिल्कुल सही है और गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं है, तो गैरसैंण को रिजेक्ट कर दिया जाता है दीक्षित आयोग के द्वारा। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि दीक्षित आयोग किससे संबंधित था, तो राजधानी गठन से लेकर संबंधित था। दीक्षित आयोग को किसने गठित किया था, तो पहले चीफ मिनिस्टर ने गठित किया था, नित्यानंद स्वामी जी ने, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको पता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो दोस्तों ये आज था उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 79। आई होप आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट कर रही होते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही मिलते जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों, ठीक है। मान के चलिए अगर आप 15+ स्कोर करें तो आपकी उत्तराखंड जीके पर पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी है। निश्चिंत रहें और आगामी परीक्षा का इंतजार करें। हालांकि कठिन परिश्रम और साथ ही बोले दोस्तों रिवीजन करना हमेशा कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।